हेलो और नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर तुम्हारे अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस पर। अगर हम दो रंग लें, मिसाल के तौर पर नीला रंग और पीला रंग, और हम उन दोनों को मिलाएं तो हमें क्या मिलता है? हमें हरा रंग मिलता है। अब अगर हम ज्यादा नीला रंग मिलाएं और कम पीला रंग तो हमें हरे रंग का गहरा शेड मिलता है। लेकिन अगर पीला रंग ज्यादा हो और नीला रंग कम हो तो हमें हरे रंग का हल्का शेड मिलता है। तो हमें पूरक नतीजे तो मिलते हैं, मगर अगर एक चीज ज्यादा डालो और दूसरी कम, तो जो चीज ज्यादा डाल रहे हो उसका असर बढ़ जाता है और जो कम डाल रहे हो उसका असर घट जाता है। बिल्कुल ऐसी ही हमारी जिंदगी है और ये बात एस्ट्रोलॉजी के जरिए भी बहुत गहराई से देखी जाती है। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज का जिक्र किया गया है, कुंडली में भी, और अक्सर हम उन्हें समझ नहीं पाते। हम ये एहसास नहीं कर पाते कि उनका मतलब क्या है, वो क्या दर्शाती है। और जब हम इतनी गहराई में जाकर उनके मायने नहीं समझ पाते तो हम उन एनर्जीज के मैक्सिमम फायदे लेना भूल जाते हैं या उन फायदों को हासिल नहीं कर पाते ताकि हम ज्यादा फलदायी जिंदगी जी सकें और ज्यादा फलदायी अस्तित्व रख सकें। मेरा इससे क्या मतलब है? आमतौर पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जरिए अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो हम या तो YouTube के वीडियोस देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं जो हमारी रहनुमाई करे और हम उनसे सलाह मशविरा करें। लेकिन हम कितना गहराई में जाते हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि इस विज्ञान के मैनिफेस्टेशंस क्या है, ग्रह क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार अगर आप प्रैक्टिसिंग ज्योतिषी भी हैं तो भी ये बातें आसानी से नहीं समझ में आती जब तक कि आपने सालों साल साधना न की हो और आपके पास कोई उस्ताद या गुरु न हो जो ये राज आपको बताने को तैयार हो। इसीलिए बहुत सारी साधना, अपनी खोजबीन और सालों साल, कभी कभी दशकों की मेहनत, बहुत सारा काम करना और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, हजारों कुंडलियों का एनालिसिस करना और उनके जरिए, अपनी रिसर्च के जरिए और गुरु की साधना के जरिए और गुरु का अपनी शिक्षाओं का सार आपको देने के बाद ही आप सच में कोई ऐसा इंसान बन पाते हो जो एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह समझता हो और इसलिए दूसरों की रहनुमाई कर सके। आज मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी की कुछ कम मशहूर विशेषताओं को शेयर करने वाला हूं जो असल में कुंडली में बहुत साफ होती है, लेकिन हम उनमें गहराई में नहीं जाते और कई बार हम उन्हें पढ़ना भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कुंडली में हमेशा मार्स और वीनस की एनर्जीज एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। मार्स एरीज का स्वामी है जो पहला भाव है और वीनस लिब्रा का स्वामी है जो 7वां भाव है, भाव जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर वीनस टॉरस का स्वामी है और मार्स स्कॉर्पियो के 8वें भाव का स्वामी है। फिर से भाव एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर तीसरा साइन जेमिनी है जिसका स्वामी मर्क्यूरी है और उसके ऑपोजिट वाला भाव सैजिटेरियस है जिसका स्वामी जुपिटर है। तो मर्क्यूरी और जुपिटर एक दूसरे के ऑपोजिट है। और फिर मर्क्यूरी 6ठे भाव वर्गो का स्वामी है और जुपिटर 12वें भाव पाइसिस का स्वामी है, फिर से एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ऐसा क्यों है कि मर्क्यूरी और जुपिटर अपने किसी न किसी साइन के जरिए एक दूसरे के ऑपोजिट है और वीनस और मार्स अपने किसी न किसी साइन के जरिए एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? और फिर दोनों लूमिनरीज, सूरज और चांद, दोनों सैटर्न के ऑपोजिट हैं। कैंसर कैप्रिकॉर्न के ऑपोजिट है जिसका स्वामी सैटर्न है। सबसे पहले भाव क्या है? अगर आप भावों को देखें तो भाव है धर्म, अर्थ, कामा और मोक्ष। मर्क्यूरी कर्मा साइन का स्वामी है। तीसरा भाव जेमिनी जो कि कर्मा भाव है। और फिर वो वर्गो साइन का स्वामी है जो अर्थ भाव है। और जुपिटर 9वें भाव का स्वामी है जो अग्नि तत्व का साइन है। और जुपिटर 12वें भाव का स्वामी है जो जल तत्व का साइन है। तो मर्क्यूरी की दो एनर्जीज जो तीसरे भाव से कर्मा है जो वायु तत्व भी है और 6ठे भाव के वर्गो साइन से जो पृथ्वी तत्व है पूरित होती है ऑपोजिट या विरोधी एनर्जी से या अग्नि तत्व से जो सैजिटेरियस है और साथ में धर्म भाव है और पाइसिस का मोक्ष साइन जो जल तत्व भी है।
तो आपने देखा कि विरोधी एनर्जीज, विरोधी ग्रह मर्क्यूरी और जुपिटर, उनमें भी विरोधी एनर्जीज हैं और पूरक एनर्जीज है। मर्क्यूरी के पास पृथ्वी और वायु तत्व है, जबकि जुपिटर के पास अग्नि और जल तत्व है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह भी हैं। ये ऑपोजिट एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मर्क्यूरी छोटा बच्चा है, जबकि जुपिटर सबसे बुद्धिमानों में बुद्धिमान है। मर्क्यूरी छोटा ग्रह है और जुपिटर बड़ा ग्रह है, असल में सूरजमंडल में सबसे बड़ा। लेकिन उनमें कैरेक्टराइजेशन के लिहाज से भी विरोधी एनर्जीज है। और वो कैरेक्टराइजेशन क्या है? चलिए हर एक विरोधी एनर्जी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि उनका मतलब क्या है। जेमिनी एनर्जी वायु तत्व और कर्म भाव की एनर्जी है। अब देखिए कर्म क्या है। कर्म का मतलब है इच्छाएं, आकांक्षाएं। कर्म पूरी तरह दिमाग में है। दिमाग उन योजनाओं के बारे में है जो हम बनाते हैं, हमारी इच्छाएं जो हमें होती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन दिल क्या चाहता है? दिल मोक्ष चाहता है। हम इस सब दर्द और तकलीफ से निजात पाना चाहते हैं। हम खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम नजात पाना चाहते हैं। हम मोक्ष चाहते हैं। कर्म में से दिल मोक्ष की चाहत रखता है। इच्छाओं को पूरा करना आसान नहीं है। हमारी बहुत ऊंची इच्छाएं हैं, लेकिन क्या अपनी सारी इच्छाओं, अपनी सारी आकांक्षाओं को पूरा कर पाना आसान है? नहीं। क्या मोक्ष पाना आसान है? शायद सैकड़ों और हजारों सालों में भी नहीं। बहुत मुश्किल, और पता भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और हाथ अर्थ चाहता है या पैसा, और हम पैसे को सबसे ज्यादा पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। अपने आसपास के खर्चों के साथ पैसे को पकड़कर रखना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। ये तीनों चीजें जो इच्छाएं हमें हैं, या मोक्ष जो हम चाहते हैं, या पैसा जिसे हम पकड़कर रखना और उसे और ज्यादा पाना चाहते हैं, आसान नहीं है। और हमारे लिए सबसे आसान क्या है? सबसे आसान है अपना फर्ज निभाना, जो धर्म है। क्योंकि अगर हम धर्म अच्छे से निभाएं, अगर हम अपना फर्ज अच्छे से निभाएं, तो हम अर्थ पा सकते हैं, जो कि गुजारा है, और धर्म के जरिए हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप फर्ज निभाते हो तो हम अर्थ को आकर्षित करते हैं, और अगर अर्थ को आकर्षित करते हो तो हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो अगर आप अपना फर्ज निभाते हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। हम गुजारे के लिए अर्थ पा सकते हैं, हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और अगर हम अच्छे से फर्ज निभाएं, अगर हम धर्म करते रहें, तो आखिर में हम मोक्ष भी पा सकते हैं। लेकिन चुनौती ये है, हमारा फर्ज क्या है और उसमें क्या शामिल है? जेमिनी एनर्जीज, जैसा कि मैंने कहा, कर्मा है, वो इच्छाएं हैं। लेकिन जेमिनी एनर्जीज कभी कभी बहुत ज्यादा विशी वॉशी भी होती है। जो लोग जेमिनी प्रवृत्ति के होते हैं, वो इस मायने में बहुत विशी वॉशी होते हैं कि वो कभी कभी दो मन वाले होते हैं। वो फैसला नहीं कर पाते। एक तरफ वो सोचते हैं, क्या मुझे उस नौकरी पर जाना चाहिए जहां ज्यादा पैसा मिले, या उस नौकरी पर जाना चाहिए जो कोई बेहतर ब्रांड हो, और वो कंफ्यूज रहते हैं। कई बार वो इन दो मनों में होते हैं, जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी के लिए विरोधी एनर्जी क्या है? वो है सैजिटेरियस एनर्जी या अग्नि तत्व। लेकिन नौवां भाव क्या है? नौवां भाव उच्च शिक्षा और बुद्धि का है। तो विरोधी एनर्जी कहती है कि जेमिनी के द्वैत मन, उसके निर्णय न ले पाने को संतुलित करने के लिए तुम्हें सैजिटेरियस एनर्जीज की समझ पर टिकना होगा। और वो क्या है? अपनी उच्च शिक्षा पर टिको। जहां भी तुम अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल करके ज्यादा योगदान कर सकते हो, वो रास्ता चुनो। तो एक नौकरी तुम्हें ज्यादा अर्थ दे रही है, ज्यादा पैसा, लेकिन वो तुम्हारी उच्च शिक्षा, तुम्हारी हायर डिग्रीज को ध्यान में नहीं रख रही। लेकिन दूसरी कंपनी, जो शायद एक बेहतर ब्रांड है, तुम्हें कम पैसे दे रही है, लेकिन तुम्हारी उच्च शिक्षा को ध्यान में रखने को तैयार है, तो उसके लिए जाओ। क्योंकि जहां भी तुम अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल कर पाओगे, तुम ज्यादा योगदान कर पाओगे, और तुम अपनी विशेषज्ञता नहीं खोओगे। विशेषज्ञता भी लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर जन खा सकती है। अगर तुम रोज गाड़ी चलाते हो या कोई काम रोज करते हो, तो उसमें तुम माहिर हो जाते हो।
6-7 साल या शायद 10 साल बाद फिर से गाड़ी चलाने की कोशिश करो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम थोड़े मतलब कुछ। तो जेमिनी और सैजिटेरियस की विरोधी एनर्जीज ये हैं कि दो मन वाले न बनो, इच्छाओं के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी समझ पर टिको, अपनी बुद्धि और उच्च शिक्षा का इस्तेमाल करो। और इस तरह मर्क्यूरी और जुपिटर विरोधी एनर्जीज हैं, जहां ये चालाकी के इस्तेमाल के बारे में है, जो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है, बनाम बुद्धि जो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए वो विरोधी एनर्जीज है। मर्क्यूरी पूरी तरह चालाकी के बारे में है, चालाक एनालिसिस, चालाक डाटा क्रचिंग, सिक्के के दोनों पहलू देखना और फिर फैसला करना। मर्क्यूरी व्यापार का ग्रह भी है, पैसे का। वीनस भौतिक सुखों के बारे में है, लेकिन मर्क्यूरी पैसे के बारे में है और मर्क्यूरी व्यापार के बारे में है। इसीलिए मर्क्यूरी कहता है अर्थ के पीछे भागो, अपनी इच्छाओं के पीछे भागो, लेकिन जुपिटर कहता है अपना फर्ज निभाओ और मोक्ष पाओ। और इसीलिए वो पूरक एनर्जीज है। मर्क्यूरी चालाकी, व्यवहारिकता, प्रैग्मेटिज्म के बारे में ज्यादा है। जुपिटर कहता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, अपनी एनर्जीज को संतुलित करो, और एनर्जीज के संतुलन से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। और इसीलिए तुम देखते हो मर्क्यूरी छठे भाव का स्वामी है, जो वर्गो है। वर्गो भी अर्थ भावा है, अर्थ मतलब पैसा, लेकिन जुपिटर 12वें भाव के बारे में है, ये त्याग के बारे में है। छठा भाव सेवा भी है। तो विरोधी एनर्जीज ये हैं कि अगर तुम छठे भाव के अर्थ के पीछे भाग रहे हो लेकिन सेवा तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तो घाटा मोक्ष का होगा, क्योंकि 12वां भाव घाटे, त्याग और मोक्ष दोनों का भाव है। तो अगर तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो लेकिन सेवा नहीं कर रहे, तो घाटा मोक्ष का होगा। लेकिन अगर तुम सेवा के पीछे भाग रहे हो और सेवा कर रहे हो, और सेवा के जरिए तुम गुजारा कर रहे हो, पैसे बचाने के बजाय, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों की मानसिकता पैसे वाली है। हम पैसे पाने के लिए सेवा करते हैं, उल्टा नहीं। हम सेवा नहीं करना चाहते, या हमारा फोकस सेवा पर नहीं है, बल्कि हम पैसे पाने, पैसा कमाने और गुजारा करने के लिए सेवा करते हैं। और फिर क्या होता है? अगर हमारा फोकस पैसे पर ज्यादा है और सेवा पर नहीं, तो हम अपना मोक्ष खो देते हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस सेवा पर है और हम कहते हैं मैं सेवा करना चाहता हूँ, शायद उससे मुझे कुछ गुजारा मिल जाए, तो तुम्हारे घाटे कम होते हैं और तुम्हें 12वें भाव का मोक्ष मिलता है। तो ये हमारे लिए एक साफ संकेत है। ये लिखा दीवार पर साफ नजर आता है, बस तुम्हें जानने की, गहराई में उतरने की और सही से पढ़ने की जरूरत है। और इसीलिए बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा एनालिटिकल, बहुत ज्यादा इस बात पर क्यूरियस होने के बजाय कि मैं अपनी इच्छाओं के पीछे कहाँ भाग सकता हूँ, अपना अर्थ कहाँ कमा सकता हूँ। विरोधी एनर्जीज बुद्धिमान बनने की है, अपना फर्ज निभाने की है, और अपने फर्ज के जरिए तुम शायद गुजारा भी कर सकते हो, तुम्हें अपनी सेवा के लिए कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, और तुम मोक्ष भी हासिल कर सकते हो। तो ये है मर्क्यूरी और जुपिटर के बीच एनर्जीज का संतुलन, और इसीलिए उनके पास विरोधी एनर्जीज हैं और ऑपोजिट भाव भी है। और इसी तरह तुम जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तुम एक बच्चे हो और बचपन से तुम बड़े होकर एक बुद्धिमान इंसान बनते हो। जुपिटर बनने के लिए मर्क्यूरी और जुपिटर स्पेक्ट्रम के दो ऑपोजिट छोर हैं, क्योंकि चुनाव तुम्हारा है कि तुम मायावी बने रहना चाहते हो, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहना चाहते हो, या तुम ऊंचा रास्ता अपनाना चाहते हो। और इस तरह से ये विरोधी एनर्जीज है। अब लूमिनरीज, सूरज और चांद के बारे में क्या? सूरज और चांद दोनों सैटर्न की विरोधी एनर्जीज है। चांद कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है, चौथा भाव जो मोक्ष भावा है, और अर्थ भावा को रिप्रेजेंट करता है, 10वां भाव जो कैप्रिकॉर्न है। तो अर्थ और मोक्ष एक दूसरे की विरोधी एनर्जीज है। तो यहाँ तुम्हारे पास अर्थ है, तुम्हारे मोक्ष के अपोजिट, जिसका मतलब है कि अगर तुम बहुत ज्यादा अर्थ के पीछे भाग रहे हो, तो मोक्ष तुम्हें नहीं मिलेगा। यही बात छठे भाव और 12वें भाव के बीच है जो हमने देखी। मर्क्यूरी वर्गो के अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर पाइसिस के मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है।
तो चौथे और 10वें भाव के लिए चांद और सैटर्न की एनर्जीज। चांद भावुकता के बारे में है, भावुक होना और दूसरों का सहारा बनना और उनकी परवरिश करना, जबकि कैप्रिकॉर्न एनर्जीज वफादारी और फर्ज और ड्यूटी के बारे में है और अपना फर्ज बिना ज्यादा भावुक हुए निभाना। इसीलिए ये स्पेक्ट्रम के दो ऑपोजिट छोर पर है। अगर तुम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हो तो अपना फर्ज निभाना आसान नहीं रहता और तुम वफादार नहीं रह पाते और निबाह नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ राजा हरिश्चंद्र की एक कहानी याद आती है। ये एक पुरानी कहानी है और उस कहानी में बहुत गहरा मतलब है। राजा हरिश्चंद्र या राजा हरिश्चंद्र बहुत ही विद्वान राजा थे, लेकिन उन पर एक श्राप भी था और वो बहुत ही फर्ज को मानने वाले थे। वो बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उन पर ऐसे बुरे वक्त आए कि उन्होंने अपना सारा राजपाट खो दिया और एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें अपनी पत्नी और अपने बच्चे, अपने बेटे को भी बेचना पड़ा और उन्हें एक ड्यूटी मिली और उन्हें एक शमशान घाट पर काम करना पड़ा जहां उन्हें लोगों से कुछ फीस लेनी होती थी लाशों को जलाने देने के लिए, और वो अपनी पत्नी और बेटे को खो चुके थे। एक दिन एक औरत शमशान घाट पर आई अपने बेटे के साथ जो मर चुका था, और उसने पहचान लिया कि उस औरत का बेटा उसका अपना बेटा है और वो औरत उसकी पत्नी थी। और औरत ने हरिश्चंद्र से कहा, हमारा बेटा मर गया है, मैं इसे जलाना चाहती हूँ, कृपया मुझे इसे जलाने दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, क्या तुम्हारे पास शव जलाने के टैक्स के लिए फीस है? उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा, फिर माफ करो, मैं तुम्हें शव जलाने नहीं दे सकता। मेरा फर्ज मुझे दी गई जिम्मेदारी के प्रति है। तो जब मेरा अपना बेटा मेरे सामने है, मैं इसके बारे में इतना भावुक नहीं हो सकता कि तुम्हें बिना टैक्स दिए शव जलाने दूं। और इसलिए कभी कभी जब तुम बहुत ज्यादा फर्ज के पक्के होते हो तो भावनात्मक पक्ष को संतुलित करना पड़ता है, और इसका उल्टा भी। तो मूल बात क्या है? मूल बात दोनों के बीच संतुलन है। अगर तुम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा भावुक हो तो अपना फर्ज निभाने में रुकावट आ सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो तो उन्हें अनुशासित करने का फर्ज निभाना जब वो शरारत करते हैं या गलती करते हैं और तुम उन्हें सुधार नहीं रहे क्योंकि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो या उनसे लगाव है, तो तुम अच्छे नागरिक बनाने का, सही नागरिक बनाने का अपना फर्ज नहीं निभा रहे और वो आगे चलकर मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए भावनात्मक पक्ष को अपनी वचनबद्धता, अपनी वफादारी, अपने फर्ज के जरिए संतुलित करना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते, और इसलिए संतुलन होना ही चाहिए, तुम नीले रंग को बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते ताकि हरे रंग का गहरा शेड मिले, या पीले रंग को बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते ताकि हरे रंग का हल्का शेड मिले, क्योंकि अगर तुम नीला बहुत ज्यादा डालोगे तो वो हरा नहीं रहेगा, और अगर तुम पीला बहुत ज्यादा डालोगे तो धीरे धीरे हल्का और हल्का हरा आखिर में पीला हो जाएगा। तो तुम्हें समझना होगा कि भावनात्मकता और फर्ज के बीच संतुलन होना चाहिए। और फिर लियो एनर्जी सूरज रिप्रेजेंट करता है और एक्वेरियस एनर्जी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। अब सूरज एनर्जी क्या है? सूरज रोशनी है। जहां सूरज चमकता है वहां रोशनी मिलती है। सैटर्न क्या है? सैटर्न परछाई है। वो अंधेरी एनर्जीज है। वो एक अंधेरा ग्रह है और सैटर्न काला रंग रिप्रेजेंट करता है, अंधेरा रंग। इसीलिए रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। अगर बहुत ज्यादा रोशनी है तो अंधेरा नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा अंधेरा है तो रोशनी कम होती जाएगी, और इस तरह ये विरोधी एनर्जीज है। सूरज घमंड के लिए भी खड़ा है। सूरज सबसे ऊंचे नेतृत्व के लिए खड़ा है। ये पदों में सबसे शीर्ष पर है, जबकि सैटर्न शूद्र वर्ग, मेहनतकश वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे निचले पायदान पर है। और इसीलिए फिर से ये विरोधी एनर्जीज है, और इसीलिए ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। और सूरज तुम्हारे अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सैटर्न नम्रता को। और इसीलिए फिर से उन्हें एक दूसरे की विरोधी एनर्जीज होना चाहिए। सूरज सबसे करीबी रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। एक सूरज आत्मा है, जो तुम हो, तुम्हारे सबसे करीबी रिश्ता तुमसे, तुम्हारे भौतिक शरीर से। दूसरा, पांचवा भाव तुम्हारी संतान है।
संतान सबसे घनिष्ठ होती है, वो एक तरह से शरीर का हिस्सा होती है। और तीसरा, पांचवा भाव प्रेमी को भी रिप्रेजेंट करता है, जिससे तुम्हारा सबसे घनिष्ठ संबंध होता है। तो एक तरह से पांचवा भाव अंतरंगता से जुड़ा है, या सबसे अंतरंग या सबसे करीबी रिश्तों से, जबकि एक्वेरियस का 11वां भाव आम समाज को रिप्रेजेंट करता है। ये अंतरंग रिश्ते नहीं है, ये सामाजिक जुड़ाव है, और ये किसी बड़े संगठन में काम करना या किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी अगर तुम बाहरी दुनिया पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो और किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो, तो कभी कभी तुम प्यार करने वाले साथी नहीं बन पाते, तुम प्यार करने वाले पिता नहीं बन पाते, तुम अपने फर्ज अच्छे से नहीं निभा पाते। अगर तुम अपने दिमाग में बहुत ऊंचे हो, अगर तुम्हें बहुत घमंड है, तो तुम में नम्रता नहीं आएगी। अगर तुम संगठन में सबसे ऊंचे पदों या नेतृत्व के पदों तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम मजदूर नहीं रह सकते। तो फिर से ये विरोधी एनर्जीज हैं, जहां तुम्हें खुद को समाज के लिए बहुत ज्यादा करते हुए इस कदर नहीं खोना चाहिए कि तुम अपने घर की देखभाल न कर पाओ। और इसीलिए सूरज और सैटर्न के बीच ये संतुलन बनाने वाली एनर्जीज है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जब भी तुम पाओ कि तुम एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो उसे संतुलित करने के लिए दूसरी चीज का सहारा लो। ये ऐसा है जैसे अगर तुम्हें हरे रंग का बहुत गहरा शेड मिल रहा है, तो उसे संतुलित करने के लिए तुम्हें पीला रंग डालना होगा। और इसी तरह अगर तुम्हें बहुत घमंड है, तुम में बहुत अकड़ है, तो उसे संतुलित करने के लिए तुम्हें नम्रता का सहारा लेना होगा। अगर तुम्हारा मन बहुत ज्यादा डगमगा रहा है और तुम फैसला नहीं ले पा रहे, तो तुम्हें जुपिटर की बुद्धि का सहारा लेना होगा, जहां मर्क्यूरी और जुपिटर का मामला है। और इसीलिए ये विरोधी एनर्जीज हैं और इन्हें ऑपोजिट भाव दिए गए हैं। और फिर मार्स और वीनस की एनर्जीज। मार्स क्या है? मार्स एरीज को रिप्रेजेंट करता है, लग्न, जो कि तुम हो। और 7वां भाव लिब्रा क्या है? बाकी सब लोग। तो फिर से संतुलन ये है कि अगर तुम खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करोगे, तो तुम दूसरों की उपेक्षा करोगे, तुम दूसरों की जरूरतों को नहीं देख पाओगे। या अगर तुम दूसरों पर बहुत ज्यादा फोकस करोगे, तुम अपने जीवन साथी पर बहुत फोकस करोगे, दूसरों के लिए करने पर बहुत फोकस करोगे, तो शायद तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। साथ ही मार्स आगे बढ़ने वाली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, आक्रामकता को, जबकि 7वां भाव लिब्रा रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा लक्ष्य उन्मुख होना, बहुत ज्यादा फोकस होना और हर कीमत पर चीजें हासिल करने की कोशिश करना। तुम्हारे रिश्ते, जो लिब्रा रिप्रेजेंट करता है, चौपट हो जाते हैं। तो तुम्हें संतुलन बनाना होगा कि कितना लक्ष्य उन्मुख होना है और कितना अपने रिश्तों को बनाए रखना है। जितना तुम अपनी आकांक्षाओं, अपनी जरूरतों, अपने लालच के पीछे भागोगे, उतना तुम रिश्तों पर फोकस नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, 7वां भाव व्यापार से भी रिप्रेजेंट होता है, जो काम भी है। काम, जिसका मतलब है पैसे की चाहत, यौन संबंधों की चाहत, सांसारिक इच्छाओं की चाहत। और पहला भाव अपने लिए है और धर्म है। तो अपना फर्ज निभाओ, रिश्तों को संतुलित करो, तभी तुम दोनों को संतुलित कर पाओगे। अगर तुम उनमें से एक को खो देते हो, अगर तुम अपना फर्ज नहीं निभाते और तुम अपने लिए, अपने घमंड के लिए, अपनी बनती हुई इज्जत के लिए, समाज में अपना खुद का रुतबा बढ़ाने के लिए चीजों के पीछे भागते हो, लेकिन रिश्ते पर फोकस नहीं करते, फिर एक दूसरे का मुकाबला करेगा। इसीलिए उनमें संतुलन होना चाहिए कि तुम कितना अपने बारे में सोचते हो और कितना दूसरों के लिए करते हो। उनमें संतुलन होना चाहिए कि तुम कितना इच्छाओं के पीछे भागते हो बनाम अपना धर्म, अपना फर्ज निभाते हो। अगर तुम देखते हो कि तुम खुद पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और तुम दूसरों की देखभाल नहीं कर रहे और तुम्हारे रिश्ते तकलीफ में है, तो तुम्हें संतुलन ढूंढना होगा। फिर तुम्हें दूसरे हिस्से पर ज्यादा फोकस करना होगा, जिसका मतलब ये भी है कि जो कमजोर लग रहा है। तो यहाँ अगर तुम अपने बहुत सारे लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हो और तुम बहुत ज्यादा मैं अपने आप में डूबे हो, तो तुम्हें 7वें भाव के रिश्तों के वीनस गुणों को मजबूत करना शुरू करना होगा, ताकि उस घमंड और लालच को संतुलित कर सको जो एरीज, जो मार्स रिप्रेजेंट कर रहा है,
दिखा रहा है। और फिर टॉरस और स्कॉर्पियो की विरोधी एनर्जीज। टॉरस क्या है? टॉरस फिर से अर्थ भावा है, जबकि स्कॉर्पियो मोक्ष भावा है। टॉरस आसान पैसे के बारे में है, तो टॉरस कहता है मुझे पैसा चाहिए, और इसी तरह अर्थ भावास एक दूसरे से भिन्न है। कैप्रिकॉर्न का 10वां भाव है मुझे पैसा चाहिए, मुझे अर्थ चाहिए, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। जबकि टॉरस है मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे बजाय इसके कि मैं पैसे के लिए काम करूं। तो मुझे आसान पैसा चाहिए और मैं उसे बहुत मात्रा में चाहता हूं, टॉरस की तरह। जबकि कैप्रिकॉर्न है मुझे पैसा चाहिए, लेकिन मैं अपना पैसा अपना फर्ज निभाकर अपना कर्मा करके कमाना चाहता हूं, और मैं उसे बहुत मात्रा में नहीं चाहता। मैं एक अधीनस्थ भूमिका से खुश हूं। मुझे सबसे ऊंचा बनने की कोई चाहत नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे लंबे समय तक मेहनत करने के बाद मिलता है तो मैं उसके लिए जाना चाहूंगा। और टॉरस कहता है मुझे भूमिकाओं या पदनामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे और भौतिक सुख चाहिए, मुझे अपना पैसा चाहिए। जबकि स्कॉर्पियो एनर्जी क्या है? स्कॉर्पियो एनर्जी दूसरों के बारे में है, उथल पुथल में दूसरों की मदद करना, मुश्किलों में दूसरों की मदद करना, और खुद मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना। तो विरोधी एनर्जीज टॉरस पैसे और आसान पैसे के बारे में बहुत ज्यादा है, और स्कॉर्पियो का 8वां भाव उथल पुथल चुनौतियों के जरिए चीजें पाने के बारे में है, और फिर उसे और ऊपर ले जाने में सक्षम होना। दूसरा, टॉरस का दूसरा भाव जीवन में सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में भी है, जबकि 8वां भाव परिवर्तन के बारे में है। तुम्हारे जो भी पारिवारिक मूल्य है, तुम्हारी जो भी विरासत है, 8वें भाव के परिवर्तन के जरिए तुम जिस परिवार में पैदा हुए हो उससे बिल्कुल अलग इंसान बनना, सारी विरासत को छोड़ देना, उन सिद्धांतों या मूल्यों को छोड़ देना जो ट्राइब रिप्रेजेंट करती है, परिवार रिप्रेजेंट करता है, और अपना खुद का रास्ता बनाना। ये स्कॉर्पियो एनर्जीज है, खुले दिमाग से, उथल पुथल के जरिए और परिवर्तन के जरिए। और अगर तुम पैसे पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो तो परिवर्तन तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम दूसरों की मदद नहीं कर पाओगे, तुम दूसरों का सहारा नहीं बन पाओगे। या अगर तुम्हारा फोकस दूसरों की मदद करने पर बहुत ज्यादा है, दूसरों के लिए करने पर बहुत ज्यादा है, तो शायद तुम अपना गुजारा नहीं कर पाओगे, जो दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है, कमाई करना और अपना गुजारा करना, क्योंकि दूसरा भाव भोजन का भी है। तो संतुलन इस बात के बीच है कि तुम दूसरों के लिए कितना करते हो और अपना गुजारा कैसे करते हो। तो संतुलन ये है, अगर तुम टॉरस के दूसरे भाव के पैसे वाले गुणों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और तुम आसान पैसा चाहते हो और तुम दूसरों की मदद नहीं कर रहे, तो तुम एक परिवर्तन से गुजरोगे। सृष्टि तुम पर उथल पुथल और बाधाएं थोप देगी। लेकिन अगर तुम संतुलित हो और तुम दूसरों की मदद करते हो और तुम परिवर्तन से गुजरते हो, फिर भी अपने गुजारे के लिए काफी कमा लेते हो, तो ये एक अच्छा संतुलन है। कभी कभी दूसरों के लिए करने में, दूसरों की मदद करने में या दूसरों की सेवा करने में तुम्हें अपनी जरूरतों को पूरी तरह नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें खुद को पूरी तरह नहीं छोड़ देना चाहिए। थोड़ा गुजारा अच्छा है, परिवार के लिए थोड़ा गुजारा, अपने पारिवारिक फर्ज निभाना भी जरूरी है, और यही तुम्हारा धर्म है। दूसरा भाव परस्पर निर्भरता के बारे में है, जबकि 8वां भाव उथल पुथल के बारे में है। तो इस बात का संतुलन रखो कि तुम दूसरों की कितनी मदद करते हो और कितनी परस्पर निर्भरता बनाए रखते हो, बजाय इसके कि या तो दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहो या बहुत ज्यादा स्वतंत्र रहो। तो परस्पर निर्भरता वो चीज है जो तुम्हें करने की जरूरत है, और तुम्हें दूसरों की मदद करने और अपनी उथल पुथल का सामना करने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है, और जो तुम्हें जन्म से मिला था उसे नहीं छोड़ना। तो अपने सिद्धांतों को पूरी तरह से बदलने के लिए कुर्बान मत करो, और अपने होने के बारे में सब कुछ पूरी तरह मत छोड़ो। अपनी पहचान भी बनाए रखो, लेकिन उथल पुथल और परिवर्तनों के जरिए बढ़ो, और मुश्किलों और उथल पुथल के जरिए बेहतर परिवर्तन प्राप्त करो। और अगर परिवर्तन तुम्हें अपने सिद्धांतों को पकड़े रखते हुए ऊंचा उठने में मदद कर रहा है, तो ये एक बेहतर तरीका है। ये एक ज्यादा संतुलित तरीका है,
उस परिवर्तन के मुकाबले जहां तुम एक नए इंसान हो लेकिन अपने सिद्धांतों को साथ नहीं ले जा पा रहे, तो इनमें से हर एनर्जी एक दूसरे के लिए एकदम सही यिन और यांग है, एक दूसरे के लिए एकदम सही संतुलन, एक दूसरे के लिए एकदम सही सामना करने वाली और एक दूसरे के लिए एकदम सही पूरक। और जब तुम एक को दूसरे के साथ संतुलित करते हो, तभी तुम दोनों के बीच असली संतुलन हासिल कर पाते हो। अगर तुम मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा पीछा करोगे तो जुपिटर की एनर्जीज तकलीफ में होंगी। अगर तुम SATURN बड़ी ई या एनर्जीज का बहुत ज्यादा पीछा करोगे तो ल्यूमिनरीज की एनर्जीज तकलीफ में होंगी। अगर तुम वीनस की भौतिकवाद और भौतिक सुखों का बहुत ज्यादा पीछा करोगे तो लक्ष्य उन्मुखता और समाज में प्रतिष्ठा तकलीफ में पड़ सकती है। इसीलिए तुम्हारे लिए इन विरोधी एनर्जीज को समझना जरूरी है कि ये क्यों है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, और इन एनर्जीज का अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की रहनुमाई कर सकते हो। और जब भी तुम किसी चुनौती से गुजरते हो, देखो कि क्या तुम एक पर ज्यादा फोकस कर रहे हो और दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो, और उस दूसरे की उपेक्षा के जरिए तुम मुसीबत में पड़ रहे हो, तुम चुनौतियों में पड़ रहे हो, तुम उथल पुथल को आकर्षित कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी में और मुसीबतें ला रहे हो। और जब तुम ज्यादा संतुलित हो और तुम इन एनर्जीज को संतुलित करते हो, तो तुम अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा सकते हो, तुम अपना गुजारा करने के लिए बहुत अच्छे से पा सकते हो, तुम अपनी कुछ इच्छाएं जरूर पूरी कर सकते हो, और तुम फिर अपनी आखिरी इच्छा जो मोक्ष है उसे हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, सिर्फ अपनी कुंडली में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में गहराई से उतरो और देखो कि तुम कहां पा रहे हो कि तुम एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, और फिर पहचानो कि विपरीत पूरक एनर्जी क्या है, और फिर उस पूरक एनर्जी का इस्तेमाल करो उसे संतुलित करने के लिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो उस एनर्जी को खुद के बारे में सोचकर भी संतुलित करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भौतिक सुखों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, तो उन भौतिक सुखों को, काम को, फर्ज पर ज्यादा फोकस करके संतुलित करो, और उससे एक बेहतर और उससे एक ज्यादा मूल्यवान जिंदगी जियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और रहनुमा इरफान आपसे इजाजत लेता है। नमस्कार।